अच्छा, जैसे हुए आज बताएं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है तो क्या मकसद है इसका? जी, माय नेम इज़ एडवोकेट चांदनी शाह बानो और आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सूफी संत साई मलन प्रकोष्ठ की ओर से। मैं उसकी राष्ट्रीय संयोजिका हूँ और हम सभी लोग माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के सानिध्य में काम करते हैं। उनके विचारों को, उनके जो वो चाहते हैं, उनसे जो हमें सीखने को मिली है चीज़ें, उनको समाज में हम बढ़ाना चाहते हैं और हमारा समाज इन सभी चीज़ों को पूरे भारत देश में फैलाना चाहता है, उनके विचारों को। और क्या मकसद है आपका? मेन मकसद हमारा ये है कि मैं अपने जो राष्ट्रीय साथ समाज फाउंडेशन है, जिसमें साईं अलवी दीवान मदार दरवेश छपरवन कलंदर सुहरवर्दी साबरी ऐसी तमाम पसमानदा जातियां हैं जो फकीर समाज की हैं, उप नाम है उनके। तो उन सभी भारतवासियों से मैं अपील करना चाहूँगी, मुसलमानों से कहना चाहूँगी और अपने समाज से कहना चाहूँगी कि वो आज मैं उन लोगों को अपने इस आप लोगों के माध्यम से उनको कहना चाहूँगी कि वो बीजेपी को सपोर्ट करें और हमारे प्रधानमंत्री को वोट करें। जी, बीजेपी को सपोर्ट करने का कोई विशेष कारण यही है कि उन्होंने पसमानदा समाज के लिए जो कुछ भी किया है, जो हमारी जो फकीर समाज के लिए किया है, जो मुसलमानों के लिए किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है और इसीलिए मैं अपने समाज वालों से यह अपील करना चाह रही हूँ कि वो बीजेपी को सपोर्ट करें। मुसलमानों के लिए क्या किया है ऐसा जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? जी, मुसलमानों के लिए उन्होंने सारी चीजें की है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो अगर गैस सिलेंडर वितरित किया है औरतों के लिए, जो खास कर किया है, तलाक की बिद्दत जैसी कुप्रथा से हमें बचाया है, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है हमारे लिए। और कश्मीर में 370A की जो धाराएं चेंज करी, वो उन सबको जो हटाया, वो मुसलमानों के लिए ये तोहफा ही तो है। और इसके बदले अगर हम उनको एक वोट कर सकते हैं तो मैं ऐसे कहूँगी कि मुसलमान को ये उनके लिए करना चाहिए। आज देश में महंगाई चरम की सीमा पर है, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं हो रही है। स्वास्थ्य महंगा है, शिक्षा महंगी है, इस पे आपका क्या कहना है? जी, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे जो समाज में जो स्वास्थ्य के लिए हो रहा है, जो बीमार अगर कोई पड़ रहा है तो सरकार उसको फ्री में 5 लाख तक का मतलब इलाज करवा रही है। और हर गरीब व्यक्ति जो एडमिट हो रहा है, जानने वाले हैं मेरे, जो मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, उन्होंने सरकार जो उनको बहुत ही फायदा पहुँचाया है। अगर एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में तो उनकी जो हॉस्पिटल में अगर उनका 1 लाख का इलाज है तो सरकार उसको अपने सरकारी निधि से ही उनको पहुँचाती है उसका। मैं चाहूँगा कोई ऐसा एक उदाहरण दे दें कि उस तरह से सरकार ने बढ़ चढ़ कर आगे काम किया। जी, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। मेरे घर में ही मेरी बहन का एक छोटा सा बेबी हुआ था, अभी हॉस्पिटल में एडमिट था। उसका तकरीबन मुझे लगता है कि 30-35 लाख तक के मतलब उसका खर्चा आ रहा था। तो उसमें उन्होंने योगदान दिया है, जो मैं बताना चाहूँगी कि कम से कम 6-7 लाख तक की राशि उनको प्राप्त हुई है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहा उनके लिए। एक गरीब व्यक्ति को इससे ज़्यादा क्या चाहिए स्वास्थ्य के लिए। आपने कहा कि मुसलमानों को बीजेपी लगातार हिस्सेदारी के लिए पिछले चुनाव में भी देखा गया था, यूपी में या कहीं जगह पर बीजेपी ने किसी मुस्लिम को वोट टिकट नहीं दिया था। इस साल भी किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो ये हिस्सेदारी से नहीं दे रहे, क्या इसको कैसे देखते हैं? क्या बराबर से राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, इसको क्या? जी बिल्कुल, हिस्सेदारी क्यों नहीं देखिए मैं बताना चाहती हूँ, जो हमारा फकीर समाज है वो पूरी तरीके से पसमानदा समाज है, बहुत गरीब तबका है। इसको भागीदारी से ज्यादा इसको सहायता चाहिए। तो भागीदारी ये टिकट तो कई सारे लोग हैं जो बीजेपी में मांग रहे हैं। ये अकेले कोई एक संगठन तो नहीं तय कर सकता ना कि उसको सिर्फ सहायता चाहिए। हिस्सेदारी टिकट मांगने के लिए जो लोग हैं, टिकट से सवाल है मेरा कि टिकट नहीं मिल रहा है या टिकट बीजेपी दे रहा नहीं। ऐसी कोई जानकारी आपको मुझे लगता है सही नहीं मिली है, क्योंकि हमारे सामने आप बताइए, लोकसभा में अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट हो तो बताइए, या 2022 की विधानसभा में कोई मुस्लिम कैंडिडेट रहा हो तो बताइए, 2019 के जो है लोकसभा में कोई मुस्लिम कैंडिडेट रहा हो तो बताइए, 2014 के लोकसभा में कोई मुस्लिम कैंडिडेट रहा हो तो बताइए। हमारे से पूछा हो सकता है हम गलत हो। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पर, हम चाहते हैं कि जो हमारा जो फकीर समाज है, वो जो फकीर समाज है उसको सबसे पहले तो हमें एजुकेशन, स्वास्थ्य
और जो ये सारी चीज़ें जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो जब सॉल्व हो जाएंगी ना, उसके बाद हम आगे सोचेंगे कि हमें कहाँ हिस्सेदारी चाहिए और कहाँ हमें इसके प्रति हमें सरकार से और क्या चीज़ें चाहिए। जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, जो फकीर समाज, जो पसमानदा समाज है, सबसे पहले तो उसको क्या चाहिए होता है, एजुकेशन चाहिए होती है, और आर्थिक स्थिति चाहिए, आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत हो जाए, समाज में उसकी भागीदारी तब तो होगी ना जब वो पूरी तरीके से स्वास्थ्य को अच्छा कर पाएगा, अपने एजुकेशन को बढ़ा पाएगा। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या मुझे किसी ऐसी जगह पर बैठा दिया जाएगा कि जाके मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ अगर पढ़ाई लिखाई मैंने नहीं कर रखी है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो मैं कहीं ऐसी जगह पे भागीदारी सुनिश्चित अपनी नहीं करवा सकती। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये जो फकीर समाज है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने समाज को विकसित करें, और इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं कि जो हमारे समाज के लिए हमारा बीजेपी सरकार जो कर रही है वो उससे हम बहुत ही खुश हैं, और हमारा फकीर समाज उससे बहुत ही प्रेरित है। लेकिन मैडम सवाल है, एजुकेशन के लिए जो सबसे बड़ा फंड मिलता था मानवती को, मुसलमानों को, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, वो पहली जमात से और हायर एजुकेशन के लिए मिलता था। अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री ने उसको खत्म कर दिया, बंद कर दिया। मदरसों में जो साइंस टीचर रखे जाते थे, जो मेन स्ट्रीम की पढ़ाई करवाते थे, वो स्कीम खत्म कर दिया। तकरीबन 22,000 टीचर बेरोजगार हो गए, और जो मदरसों में बच्चे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, मैथ पढ़ते थे, वो बेचारे अब जो है इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। आप कैसे कह रही हैं कि बीजेपी जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है? दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट में रमेश लोढ़ी जो बीजेपी के सांसद से उन्होंने मुसलमानों को ऐसे गली अल्फाज से नवाजा। उसके बाद वजीर आजम खुद राजस्थान में गए और उन्होंने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले और इस तरीके के जी, आप अपना पूरा तारुफ दें और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बताएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है और मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ सेवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज ये जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, हम सब जानते हैं कि 1857 की क्रांति में रोटी और कमल ये दोनों प्रतीक चिन्ह थे स्वतंत्रता आंदोलन की, जिसको सूफी संत मलंग शाह मौलवी अहमदुल्लाह जो फैजाबाद के थे, उन्होंने इसे ये प्रतीक बनाया था। बाबा मजनू शाह ने अखंड भारत का ही सपना देखा था कि पूरा अखंड भारत हमारा है। आज हम इन सब चीज़ों को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि फिर से इस देश में किसी तरह की रोटी की कमी ना हो, हमारा देश कमल की तरह खिलता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अधिक से अधिक वोट दें और भारत को विश्व गुरु बनाएं, कि भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे। इस आशा के साथ, इस अपेक्षा के साथ हम यहाँ पर प्रेस वार्ता करने के लिए बैठे हुए हैं। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देखेंगे जब आयुष्मान कार्ड योजना चली तो किसी रहीम खान को भगाया नहीं गया कि तू रहीम खान है तो तेरा इलाज नहीं करेंगे। रहीम खान का भी इलाज हुआ, राम सिंह का भी इलाज हुआ, अमीना बेगम को भी उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दिया गया और लक्ष्मीबाई को भी सिलेंडर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुसलमानों को बराबरी से घर मिले, नल बराबरी से मिले। यहाँ तक कि जो आरोप लगाया जाता है, मैं बताऊं, प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े पद पर हैं इस देश के लिए। चाहते तो इंटरव्यू में या परीक्षा में मुस्लिम बच्चों को पीछे कर सकते थे, लेकिन आज हम सबको गर्व की बात है कि 2014 से लेकर आज तक लगभग 3 बार यूपीएससी एग्जाम में ऐसा हुआ है कि 50 से ज्यादा मुस्लिम लड़के लड़कियां आईएएस और आईपीएस बने हैं। तो ये पता चलता है कि निष्पक्ष ये सरकार है। पूछिए आप, ये वो अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी उससे बने या सरकार ने उनको प्रमोट किया? बीजेपी की देन है। बेशक उत्तर बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो पढ़ रहा है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जमीनी हकीकत इसकी कुछ नहीं है। अगर इसकी जमीनी हकीकत होती तो जब कोविड पीरियड में जब गार्जियन विद्यालयों का वो कर रहे थे, घिराव कर रहे थे फीस माफी का, उस पीरियड में इस सरकार में जो है फीस माफी क्या कहना। प्रश्न पूछ के उत्तर भी सुन लीजिए। मेरी ये गुजारिश है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक जिन अपराधियों का घर गिराया गया वो अपराधी थे, इसलिए घर गिराया गया। फीस की बात कर रहा हूँ, बच्चों की शिक्षा की बात कर रहा हूँ, आप अपराधी में चले गए। मैंने कहा कोविड में इसी सरकार ने, जबकि जो अभिभावक थे लगातार स्कूलों का घेराव कर रहे थे, 2 महीना लोगों का व्यापार नहीं रहा,
व्यापार बंद रहा, लोग गुहार करते रहे फीस माफी के लिए, लेकिन सरकार ने फीस माफ नहीं। अब इसके बारे में क्या कहें? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। मैंने कुरान शरीफ से भी कहा कि सब्र। मेरे भाई उत्तर सुन तो लो, सुनाई। अपराधी का घर तोड़ा गया। योगी जी ने मुसलमान है बोल के नहीं तोड़ा, मोदी जी ने मुसलमान है बोल के नहीं तोड़ा, अपराधी था इसलिए तोड़ा गया है। ठीक उसी तरीके से ये बच्चे जब पास हो रहे हैं तो अपनी मेहनत से पास हो रहे हैं, मोदी या योगी पास नहीं कर रहे हैं, ये आपका कहना है ना। तो उसी तरीके से क्यों बोल रहे हो कि मोदी या योगी ने घर तोड़ा? क्यों बदनाम कर रहे हो? अपराधी थे इसलिए तोड़ा। पूछ रहे हैं आप, पहले आपने यही पूछा था। शिक्षा की बात कही थी यार। तो मेरी पूरी बात तो सुनिए, फिर धैर्य नहीं है। आपने शुरुआत कहाँ से की? जमीनी हकीकत क्या है? आपने शुरुआत कहाँ से की? आपने शिक्षा की बात कर, आपने शिक्षा शुरुआत की ही नहीं। आपने शुरुआत यहाँ की, बच्चे अपनी मेहनत से बने, योगी मोदी का कोई हाथ नहीं। तो अपराधियों का घर खुद टूटा है, मोदी योगी ने नहीं तोड़ा है। उसको भी बदनाम किया कि मोदी योगी ने तोड़ा। दोनों बात को कनेक्ट करना सीखे कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ, और धैर्य से सुनिए। और शिक्षा की जहां तक बात है, शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है, भारत में लिटरेसी रेट बढ़ा है, आप कहीं पर भी देख लीजिए। शिक्षा का स्तर लगातार भारत देश में बढ़ रहा है, न केवल केरल बल्कि बाकी जगह में। और मुस्लिम को जहां तक टिकट देने की बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि अब्दुल सलाम साहब को मलप्पुरम से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, और टिकट के आधार पर हम किसी समाज के विकास की बात नहीं कर सकते। फिर कहेंगे जी क्रिश्चियन को नहीं दिया, क्रिश्चियन को नहीं दिया तो प्रोटेस्टेंट को दिया, प्रोटेस्टेंट को दिया तो एवेंजलिक को दिया कि नहीं, फिर पारसियों को दिया, फिर बौद्धों को दिया तो हीनयानियों को नहीं दिया, महायानियों को नहीं दिया, महायानी में महिला को दिया कि पुरुष को दिया। किसी को टिकट देने नहीं देने से उससे प्रेम का पैमाना नहीं होता है। किसी के साथ हम अपनी योजनाओं में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ये पैमाना होता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। और रही बात, सारी सरकारी स्कूलें खुली हुई है। जिसको शौक होता है कि हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़े, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और ऐसी स्कूल में पढ़े, नहीं तो हम सब सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं और हम सब की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हुई है। आप भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए, मिलता है वहां पर ड्रेस भी मिलता है, किताबें भी मिलती हैं, बैग भी मिलता है, बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है। जी, सरकारी स्कूलों में क्या शिक्षा की स्थिति है और कितनी सुविधा है, ये बड़ी बात आप ही परिचित। वो बड़े पत्रकार क्यों नहीं भेजते हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में? आईएएस क्यों नहीं भेजते हैं? आईपीएस क्यों नहीं? ये भेजे ना तो अपने आप स्तर सुधर जाएगा। हमको खुद प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल का टीचर खुद पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों, सरकारी स्कूल का टीचर खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, तो उसको सुधारिए ना प्रभु। मुझसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, तो आप अपने अच्छी बात है। जी, आप अपना तारुफ दें। मेरा नाम मोहम्मद हादी हसन खान, मैं भी जिला कानपुर मकनपुर शरीफ से आया हूँ और मैं संघ की विचारधारा से बहुत सहमत हूँ और साथ में मोदी जी से भी सहमत हूँ। तो इसलिए मैं उनके सपोर्ट में आया हूँ अपनी गीतों की, अपने गीत के जरिए 4 लाइनों सुनाने के लिए। और आप लोग समाप्त फरमाएं। एक ऐलान सुनो, मेरा ऐलान सुनो, एक ऐलान सुनो, मेरा ऐलान सुनो। संग कहते हैं जिसे उसकी ये पहचान सुनो। एक ऐलान सुनो, मेरा ऐलान सुनो। पहले हम एक साथ रहते थे। ये दौर जो चला बीच में, लोगों ने खलफिशार मचाया, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला गया। ज़्यादा मुसलमानों से मैं ये अपील करता हूँ कि ऐसी कोई भावना न रखो। देश में अमन शांति रखना चाहिए और अमन शांति ही रहना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो इसके लिए मैंने लाइन कही है कि पहले हम एक साथ रहते थे, राम थे और रहीम जैसे थे। एक भाषा थी, एक बोली थी, एक थी ईद, एक होली थी। हम लोग सब मिलजुल के रहते थे। मेरे भारत की मीठी भाषा है, सारे धर्मों में एक आशा है।
और इसीलिए मैं कहता हूं कि कट्टरपंथी न बनो और न हैवान बनो। जो कट्टरपंथी की विचारधारा है उसको मत अपनाइए, और सब इंसान की औलाद है, इंसान बनो। सूफी संतों की आवाज है भाईजान सुनो। मैंने मोदी जी को एक नजरिया करके कहा है भाईजान, ये सूफी संतों की आवाज भाईजान सुनो, एक ऐलान सुनो, मेरा ऐलान सुनो। संग कहते हैं जिसे उसकी ये पहचान सुनो, मेरा ऐलान सुनो, एक ऐलान सुनो।